friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is instrumentation for IR spectrophotometer. इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा और पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा, हाउ टू रिप्रेजेंट IR स्पेक्ट्रा. So first we are going to see double beam IR spectrometer or spectrophotometer. In this there are 5 major parts of this spectrophotometer, and in this you will find that this is the flow diagram of spectrophotometer. In this first part is source. In this source we use Nernst blower. Nernst blower has a rod of mixture of oxides of yttrium, zirconium and iridium. This rod is heated up to 15 degrees centigrade or 1723 Kelvin temperature. 1723 Kelvin. और कुछ सोर्सेज में हम इंस्टेड ऑफ नर्स्ट ग्लोअर की जगह हम सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड को भी काम में लाते हैं, उसको हम हीट करते हैं, उसमें से IR रेडिएशंस निकलती हैं और उसको हम ग्लोबर के नाम से भी जानते हैं. ये सोर्स जो भी रेडिएशंस देता है, IR रेडिएशंस, इनको हम पहले स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में. लाइकवाइज यू कैन सी कि सोर्स से ये जो रेडिएशंस हैं वो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और यहां से रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके एक तो सैंपल बीम में चली जाती है, सैंपल सेल से पास होती है, और दूसरी रेफरेंस सेल से पास होती है. अब ये दोनों ही जो रेडिएशंस हैं वो इस चॉपर पे आती हैं और चॉपर क्या करता है, अल्टरनेटिवली ये एक तरह से रोटेट होता रहता है, रोटेटिंग मिरर की तरह होता है. Once it get faced towards this beam means from reference cell, तो ये रेफरेंस सेल से आने वाली IR रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है ग्रेटर तक. दूसरी सेकंड जब ये चेंज हो जाता है, रोटेट हो जाता है, तो अब ये वाली रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करके यहां तक भेजता है. मीन्स एट ए टाइम वो एक को ही भेजता है. तो जब ये दोनों ही रेडिएशन जो कि सैंपल से आ रही हैं और इस रेफरेंस सेल से आ रही है, ये दोनों मोनोक्रोमेटर तक या ग्रेटिंग तक जाती है. मोनोक्रोमेटर की फॉर्म में हम प्रिज्म भी ले सकते हैं या ग्रेटर भी ले सकते हैं. ये जो ग्रेटर है ये क्या करता है, एक बार इससे आने वाली रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक मतलब उसमें से पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट को स्प्लिट से पास करते हुए डिटेक्टर तक भेजता है, और दूसरी बार जो चॉपर से सैंपल सेल वाली रेडिएशंस आ रही हैं उनको भेजता है. तो अब डिटेक्टर जो है हमारा वो मेन रोल प्ले करता है. डिटेक्टर में थर्मोकपल होता है, मीन्स दो फिलामेंट होते हैं या स्ट्रिप्स होती हैं जो कि टेल से जुड़ी होती हैं. अब उसके एक एंड पे रेफरेंस सेल की जा रही है, दूसरे एंड पे उसके सैंपल सेल वाली रेडिएशंस जा रही हैं. तो उसमें डिफरेंस ऑफ हीट से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और वो उस डिफरेंस ऑफ हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है एम्पलीफायर पे जाते हैं, एम्पलीफायर उनको और एम्पलीफाई करता है और मोटर से होते हुए ये क्या होते हैं, रिकॉर्डर तक पहुंच जाते हैं. रिकॉर्डर में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को. पर जनरली हम ट्रांसमिटेंस को करते हैं, जिसमें जो टॉप होता है वो 100% ट्रांसमिटेंस मीन्स 0 एब्जॉर्बेंस को डिनोट करता है, और जो बॉटम होता है वो 0% ट्रांसमिटेंस और 100% एब्जॉर्बेंस को. तो इसीलिए आप IR की स्पेक्ट्रा की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये सारे स्पेक्ट्रा उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं. इसके पीछे इंटेंशनली जान के इनको इस तरीके से नोट किया जाता है, क्योंकि अगर चाहे तो इनको हम एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में भी कर सकते हैं और ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को भी हम इसी तरह से करते हैं. तो अगर दो स्पेक्ट्रा पास पास पड़े हों तो हम उसको कैसे देखते ही पहचान ले कि ये IR है और ये यूवी विजिबल है. तो इसीलिए दोनों का जो ड्रॉ करने का नोटेशन है वो डिफरेंट है. यूवी विजिबल में हम एब्जॉर्बेंस को, मोलर एब्जॉर्बिविटी को नोट करते हैं, इसमें हम ट्रांसमिटेंस को
फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से दिस वाज द डबल बीम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर आईआर प्रैक्टिकल्स। आईआर प्रैक्टिकल्स हम इसमें काम में लेते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान में ये भी देना है कि ये जो सैंपल सेल है, यहाँ हम सैंपल सेल का जो मटेरियल है वो ग्लास नहीं ले सकते, क्योंकि ग्लास आईआर रेडिएशंस के लिए ओपेक है, उसमें से आईआर रेडिएशंस ट्रांसमिट नहीं होती। तो फिर हम किसका सेल लेते हैं? हम सेल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, कंप्रेस्ड सोडियम क्लोराइड लेते हैं, या सीजियम आयोडाइड लेते हैं, थोरियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, थोरियम आयोडाइड ले सकते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये 625 सेंटीमीटर इनवर्स तक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें कोई एब्जॉर्बेंस शो नहीं होता। लेकिन इसको काम में लेते समय भी एक बात ध्यान में दी जाती है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये उसमें से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जब इस सेल को काम में लाते हैं तो पहले इसको रूम टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अब तक इसको गर्म करते हैं, सो दैट कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब है वो बाहर चली जाए, और फिर इस सेल को काम में लाते हैं। और जब जो सॉल्यूट हम काम में लेते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम या तो केबीआर की पैलेट्स में फिक्स कर देते हैं, या फिर पैराफिन के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट टाइप उसका मल बना देते हैं, या फिर हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं CCl4 और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में, उनका डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लाते हैं। तो इस तरीके से दिस वाज द सैम्पलिंग ऑफ सैंपल एंड अबाउट समथिंग अबाउट सेल ऑल्सो। नाउ वी विल सी how to represent a spectra and how many parts of spectra are there. सैम्पलिंग टेक्निक्स में हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गैसियस फॉर्म में हैंडल कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, तीनों ही स्टेट में वी कैन गेट आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, टू मच स्कैटरिंग के कारण उसका स्पेक्ट्रम रीड करना थोड़ा सा इजी नहीं होता। तो हम सॉलिड की जगह क्या काम में लाते हैं, या तो सॉल्यूशन काम में लेते हैं, और सॉल्यूशन के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म या कोई इस तरीके का सॉल्वेंट काम में लाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, पैराफिन के साथ इसका अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना के उसका नूजल मल बना के काम में लेते हैं, वो थिक स्टिकी पेस्ट बन जाती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम एक फाइनली ग्राइंडेड पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट्स बना लेते हैं। मीन्स पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, दोनों को फाइनली ग्राइंड करते हैं और उसको मिक्स करके अच्छे से, और 2000 LB प्रेशर के ऊपर हम उसको प्रेस करके क्या करते हैं, केबीआर की पैलेट्स बना लेते हैं, और वो पैलेट्स को एज ए हम सैंपल काम में लाते हैं। सैंपल सेल का भी वो काम करती है। और ये पैलेट सेल बनाते समय हम ये ध्यान देते हैं कि वो पैलेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन में हम क्या देखते हैं कि ईच एंड एवरी आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एनी कंपाउंड इट शोज टू डिफरेंट पार्ट। वन इज फिंगरप्रिंट पार्ट एंड अदर वन इज फंक्शनल पार्ट जो है वो क्या होता है, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे 1400 से 4000 फ्रीक्वेंसी तक हमें मिलता है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ज्यादातर ये जो पीक्स हैं, एक्चुअली ये इन्वर्टेड पीक्स हैं, ये पीक्स शार्प होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं कंपैरेटिवली दिस रीजन। इसमें जैसे अगर कोई पीक OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग के लिए स्पेसिफिक पोजीशन पे मिल रहा है, तो दूसरा हो सकता है कार्बोनाइल के लिए मिले, तीसरा हो सकता है NH बॉन्ड के लिए मिले। तो इस तरह से डिफरेंट बॉन्ड की इनमें से कोई सा भी एक पीक अगर प्रेजेंट है तो ये डिफरेंट बॉन्ड के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर यहाँ पे एक पीक प्रेजेंट है इट मीन्स वो पर्टिकुलर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, और अगर ये एब्सेंट है इट मीन्स उस कंपाउंड में वो फंक्शनल ग्रुप
एब्सेंट है हम इजीली कह सकते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रम में हमें पीक टू पीक के बीच में क्या देखनी पड़ती है, उनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये तो केवल एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है ये वाला रीजन, जबकि इसका जो दूसरा रीजन है 900 to 1400 वाला, ये इसका फिंगरप्रिंट जोन कहलाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ सो मेनी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशनल मोड, बेंडिंग मोड, और ये होता है आर ग्रुप के कारण। जैसे आपने लिया मिथाइल एल्कोहल और एक आपने लिया इथाइल एल्कोहल, तो देखो OH फ्रीक्वेंसी तो दोनों में होगी। ये तो आपको इस रीजन से पता चल जाएगा कि हाँ OH की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ रही है OH पीक या नहीं आ रहा, लेकिन इससे केवल आपको यही पता चलता है कि यस गिवन कंपाउंड इज एल्कोहल, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो मिथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, प्रोपाइल एल्कोहल है या ब्यूटाइल एल्कोहल है। उसके लिए हमें इस रीजन में जाना पड़ता है। इस रीजन में जो पीक्स हैं वो एक के बाद एक, मतलब बहुत सारे ऐसे पास होते हैं, और इसकी स्टडी ऐसे ही की जाती है कि एक के पीछे एक दूसरा सेम पैटर्न में, हर कंपाउंड का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। जैसे मिथाइल का OH की प्रेजेंस में अलग पैटर्न है, Cl की प्रेजेंस में अलग पैटर्न है, थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा। तो हम इस पैटर्न को देख के, ये इसका फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, क्योंकि ये पैटर्न इसका किसी दूसरे कंपाउंड से मैच कभी भी नहीं करेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। अगर आप यहाँ Cl लगा देते हो तो ये वाला रीजन भी चेंज हो जाएगा। इथाइल है तो ये रीजन थोड़ा सा और बड़ा होगा और चेंज होगा, प्रोपाइल के केस में और होगा। लेकिन जैसे इसमें प्रोपाइल है, प्रोपाइल क्लोराइड में भी प्रोपाइल है, तो दोनों का थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन एग्जैक्ट वो भी नहीं मिलेगा। तो एक कंपाउंड की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमें दोनों रीजन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप वाला रीजन है ये हमें फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है, तो जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये हमें आर ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें कौन सा आर ग्रुप है। तो जब दोनों ही आर और फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल जाते हैं तो हम कंपाउंड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रादर वी कैन से कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है हर कंपाउंड का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, ये उसकी बिल्कुल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की तरह देखा जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम में एज आई टोल्ड यू कि हम दो रीजन की बात करते हैं, एक फिंगरप्रिंट रीजन की और एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप रीजन की। तो फिंगरप्रिंट रीजन में तो हम उसकी स्टडी अभी यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक रीजन है वो आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से इसमें आप देखेंगे इन्वर्टेड पीक होते हैं, तो जो पीक ऊपर से छोटा है जैसे ये है और ये है, इनको हम स्मॉल इंटेंसिटी का मानते हैं कि ऊपर से नीचे, यानी कि इनकी ट्रांसमिटेंस ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस क्या है, कम। क्योंकि यहाँ हम लेफ्ट लाइन पे देखते हैं कि यहाँ पे ये 100% एब्जॉर्बेंस है, इट मीन 0% की 100% ट्रांसमिटेंस है, इट मीन 0% क्या है, एब्जॉर्बेंस। तो इसने इतना सा एब्जॉर्ब किया है। और जो थोड़ा सा बीच तक ग्राफ आ जाता है नीचे, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या मीडियम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम कई बार पीक के ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे CH इंटेंसिटी अगर आपको 3300 पे मिल रही है तो हम 3300 फ्रीक्वेंसी लिख के पीछे लिख देंगे स्मॉल, यानी कि ये एक छोटा पीक मिलने वाला है। तो यहाँ जैसे उसकी पोजीशन आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, ऐसे ही उसकी जो डेप्थ है कि पीक कितना नीचे है ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। आपको इसके ऊपर भी साथ साथ फोकस करना चाहिए। तो जो और नीचे तक आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो इंटेंस पीक है, यानी कि उसमें ट्रांसमिटेंस 10% है तो 90% क्या है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो वाला उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्बेंस ज्यादा है। तो आप अपनी नोटबुक में एक इस तरीके का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम बना सकते हो जिसमें सबकी पीक को, जो कि टेबुलर फॉर्म में दी हुई होती है बुक्स में, आप उसको पिक्टोरिकल फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे आपको OH की स्ट्रेचिंग मिलेगी, यहाँ आपको OH की, जैसे मैंने कुछ को बनाया है कि यहाँ आपकी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी CH और OH की बेंडिंग फ्रीक्वेंसी, जो बेंड वाला वाइब्रेशन होता है, और ये आपकी CH स्ट्रेचिंग है और ये आपकी OH स्ट्रेचिंग है। तो देखो OH स्ट्रेचिंग का जो पीक है वो मीडियम इंटेंसिटी का है, जबकि CH का स्मॉल इंटेंसिटी का है। फिर आप CO स्ट्रेचिंग देख रहे हो, ये फिर मीडियम का है। तो इस तरह से हम
सारे ग्रुप्स के स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिमिटेशंस में मेनली 2 लिमिटेशंस है। फर्स्ट, इनेंशियोमर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। इनेंशियोमर्स में सेम टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ उनके ओरिएंटेशन का होता है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओरिएंटेशन को हम किसी भी तरीके से रीड नहीं कर सकते, तो इसीलिए दोनों इनेंशियोमर्स का स्पेक्ट्रा आपको सेम मिलता है और आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है किसी एल्केन में, जैसे वो सिंपल एल्केन है और कोई बड़ा एल्केन है जैसे कि 30 कार्बन का, उसको आप डिस्टिंग्विश करना चाहो 29 कार्बन वाले एल्केन से और 31 कार्बन वाले एल्केन से, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्पेसिफिक रीजन तो है ही नहीं। सारे ही बॉन्ड CH और C बॉन्ड्स हैं, तो ये सारा ही स्पेक्ट्रम आपको फिंगरप्रिंट रीजन में मिलता है और वहां पे थोड़ा बहुत अगर फर्क है तो उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो हम इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फर्दर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रा। और इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग लिख के दे रही हूँ, साथ में मैं आपको इंटेंसिटीज लिख के दे रही हूँ इसकी कमिंग स्लाइड्स में। आपने उनको अच्छे से याद करना है। विद द हेल्प of these slides only you can solve the spectrum of given organic compound। अगर आप उसको याद नहीं करेंगे तो आप स्पेक्ट्रम को सॉल्व नहीं कर सकते। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस IR spectra of different organic compounds. Thank you.